गाइज हम अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि लेखांकन अवधारणाओं की बात कर रहे हैं। तो 1 से लेके 5 तक की लेखांकन अवधारणाएं हमने पिछली वीडियो में पढ़ी। इस वीडियो में हम 6 से लेके 10 तक की अकाउंटिंग कंसेप्ट यानी कि लेखांकन अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। छठी लेखांकन अवधारणा जिसका नाम है वसूली या आगम अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन या रेवेन्यू रिकॉग्निशन। देखिए, ये अवधारणा हमारे को ये बताती है कि व्यवसाय के अंदर आय कब होगी। तो इस चीज़ के बारे में क्लियर बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे को ये अवधारणा बताती है कि व्यवसाय में आय कब मानी जाएगी। देखिए, इस अवधारणा को आय को मापने का सिद्धांत भी कहते हैं। तो व्यवसाय में आय कब मानी जाए, ये क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। व्यवसाय में आय कब मानी जाए, आदेश प्राप्ति के समय आय मान लें, या माल सुपुर्दगी के समय आय मान लें, या भुगतान के समय आय मान लें। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन हमारे को ये वसूली अवधारणा ये बताती है कि व्यवसायी ने किसी ग्राहक को यानी कि पक्षकार को जिस तिथि को संपत्ति का हस्तांतरण किया है, उस तिथि को व्यवसाय के अंदर ये मान लिया जाएगा कि हमारी आय वसूल हो गई है, यानी कि आय मान ली जाती है। जिस तिथि को व्यवसायी ने ग्राहक को संपत्ति का हस्तांतरण किया, यानी कि स्वामित्व का हस्तांतरण कर दिया ग्राहक को, ठीक है, और किसी प्रतिफल के बदले स्वामित्व का हस्तांतरण किया हो। इसमें यहाँ पर लिख रखा है कि किसी प्रतिफल के बदले ग्राहक को देना, यानी कि स्वामी ने किसी प्रतिफल के बदले ग्राहक को संपत्ति दे दी, ठीक है। और चाहे वो पक्षकार या ग्राहक पैसा आपको कभी भी दे पैसा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको साथ के साथ पैसा दे, या फिर आपको एडवांस में पैसा दे दे, या फिर बाद में दे। कभी भी दे पैसा, तो पैसा आपको कभी भी मिले, प्रतिफल आपका है, आपको कभी भी मिले ग्राहक के द्वारा। लेकिन आपने जो वो संपत्ति आपके पास थी, उसका स्वामित्व उस पक्षकार को, उस ग्राहक को हस्तांतरित कर दिया। तो जिस तिथि को आपने, वो पक्षकार जो है उसको, ग्राहक को आपने जिस तिथि को संपत्ति का हस्तांतरण किया, वो तिथि व्यवसाय के अंदर, यह अवधारणा ये कहती है कि उस तिथि को हम मान लेंगे कि आय की वसूली हो गई है। आप शायद इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो ये बात जो हमने अभी की, ये विक्रय आधार पर बात की कि आय कब मानी जाए। तो विक्रय आधार की बात करें, इस वसूली अवधारणा के आधार पर, इस वसूली अवधारणा के अंदर 3 आधार दे रखे हैं। एक तो विक्रय आधार, 2 आधार आगे पढ़ेंगे। तो इस विक्रय आधार के आधार पर अगर हम बात करें तो व्यवसाय के अंदर आय कब जनरेट होगी, जिस तिथि को व्यवसायी ने ग्राहक को संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया हो, और वो भी कैसे, प्रतिफल के बदले। यानी कि अगर बिना प्रतिफल के बदले यदि उसने पक्षकार को संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया, तो वो उसकी आय नहीं मानी जाएगी। फिर तो ये मानेंगे कि भाई उसने वो दान में दे दी, डोनेशन में दे दी। तो आय तभी मानी जाएगी जब किसी व्यवसायी ने किसी ग्राहक को किसी प्रतिफल के बदले, चाहे वो प्रतिफल आपको कभी भी मिले, वो ज़रूर नहीं है, लेकिन आपने किसी प्रतिफल के बदले किसी संपत्ति को, ग्राहक को आपने स्वामित्व का हस्तांतरण कर दिया, यानी कि ग्राहक को दे दी। तो ये विक्रय आधार पर आय मानी जाएगी कि विक्रय आधार पर आय व्यवसाय के अंदर कब मानी जाती है। लेकिन मैं आपको 2 आधार और बताऊंगा, उसके आधार पर भी हम तय करेंगे कि आय कब मानी जाती है। देखिए, विक्रय आधार के अलावा अपवाद स्वरूप निम्न आधार होने पर भी हम आय मान लेंगे व्यवसाय के अंदर। जैसे विक्रय आधार पर हमने बात कर ली है कि आय कब मानी जाती है, लेकिन विक्रय आधार के अलावा, यानी कि ये अपवाद स्वरूप, इन स्थितियों के अंदर भी हम व्यवसाय के अंदर आय मान लेते हैं। तो ये 2 स्थितियां हैं, एक तो रोकड़ आधार और एक उत्पादन आधार। रोकड़ आधार का मतलब यह है कि पैसा मिलते ही आय मान ली जाती है, और उत्पादन आधार की हम बात करें तो इसमें 2 आधार हैं। एक तो उत्पादन पूरा होते ही, यानी कि उत्पादन पूरा हुआ और आपने आय मान ली, और एक होता है उत्पादन पूर्ण होने से पूर्व आय मान लेना, यानी कि उत्पादन अभी पूरा हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले आपने आय मान ली। तो ये अपवाद स्वरूप ये 2 स्थितियां भी अलग हो सकती है विक्रय आधार के अलावा। तो रोकड़ आधार की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब आय प्राप्ति अनिश्चित हो, जैसे मान लें किसी वस्तु का आपने विक्रय किया क्रय क्रय पद्धति या फिर किस्त भुगतान प्रणाली के आधार पर, यानी कि आपने वस्तु का विक्रय कर दिया, वस्तु को बेच दिया, और आपको उसका पैसा कैसे मिलेगा, या तो किराए के रूप में मिले या फिर किस्त के रूप में मिले। तो इसमें क्या होता है कि आय प्राप्ति अनिश्चित होती है, यानी कि आपको किराया प्राप्त हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, किस्त भी आपको समय पे प्राप्त हो या नहीं हो। तो इसमें क्या है कि आय प्राप्ति अनिश्चित होती है। तो इसके अंदर जैसे जैसे हमारे को किराया या फिर किस्त प्राप्त होती जाती है, तो हम आय मानते चले जाते हैं।
तो इसका लेखा राशि प्राप्त होने पर ही किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका रोकड़ आधार कि व्यवसाय के अंदर रोकड़ आधार के आधार पर आय कब मानी जाती है। और अगर हम बात करें उत्पादन आधार पर, तो इसके दो आधार अलग से और बांट रखे हैं, 2 पॉइंट और बांट रखे हैं कि उत्पादन पूरा होते ही आय मान लो और उत्पादन पूरा होने से पहले आय मान लो। अब देखिए उत्पादन पूरा होते ही आय कब मानी जाएगी। सोने का खनन वाला वर्ष, जैसे मान लो किसी वर्ष सोने का खनन किया, यानी कि ज़मीन से सोना निकाल लिया। सो सोना निकलते ही व्यवसाय में ये मान लिया जाता है कि चलो इनकम आ गई। यानी कि वो सोना चाहे आपका किसी वर्ष बिका हो, ये ज़रूरी नहीं है। बिक्री वर्ष चाहे आपका कोई सा भी हो, यानी कि बिका हो या ना बिका हो वो अलग बात है। लेकिन ज़मीन से जैसे आपने उसका उत्पादन पूरा किया, सोने का आपने सोना निकाला, तो हम ये मान लेते हैं कि आय हो गई। और दूसरा ये है कि उत्पादन पूर्ण होने से पहले आय मान लेना। मान लो आपने किसी ठेकेदार को कहा कि भाई साहब 2 वर्ष के अंदर 2 लाख रुपए में आपको मेरा भवन तैयार करना है, ठीक है। तो उस ठेकेदार ने क्या किया कि 1 साल के अंदर आधा मकान तैयार कर दिया और 1 लाख रुपया ले लिया। यानी कि आधे मकान का 1 लाख रुपये ले लिया, पूरे मकान को उसको 2 लाख रुपये में तैयार करना था, 2 वर्ष में तैयार करना था। तो उसने आधे यानी कि 1 वर्ष के अंदर 1 लाख रुपया उसने ले लिया और आधा मकान तैयार कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि मकान तो अभी पूरा बना नहीं, लेकिन उसने कह दिया 1 वर्ष बाद ही भाई मेरी तो इनकम हो गई है। यानी कि जिस वर्ष में जितने रुपए का काम किया वह उस वर्ष की आय मान ली जाती है। जैसे मान लो 2 वर्ष में आपने किसी ठेकेदार को कहा कि आपको 2 वर्ष में एक मेरा मकान तैयार करना है, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। अब मान लो 1 साल हो गई, 1 साल में आधा मकान तैयार हो गया, 1 साल में आधा मकान तैयार हो गया, तो 2 लाख रुपए में उसको पूरा काम करना था। तो 1 साल में आधा काम किया, इसका मतलब ये है कि उसने 1 लाख रुपए का काम कर दिया। तो यहाँ पर व्यवसायी ये मान लेगा कि हमारी 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट हो गई, यानी कि 1 लाख रुपए की आय हो गई। तो ये आय मापन के अलग अलग आधार थे। ये अवधारणा यानी कि वसूली या आगम अवधारणा जिसकी हमने बात करी, इसमें टोटल 3 आधार थे। एक तो विक्रय आधार, दूसरा रोकड़ आधार, तीसरा उत्पादन आधार, ठीक है। तो विक्रय आधार पर आय कब मानी जाएगी वो मैंने बता दिया, रोकड़ आधार पर आय कब मानी जाएगी वो भी मैंने आपको बता दिया, और उत्पादन आधार पर आय किस प्रकार से मानी जाएगी वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यह है छठी अवधारणा। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए भर्ती परीक्षा में यहाँ से किसी भी तरह का आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बड़ा डिटेल में और शानदार समझाने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं 7वीं अवधारणा के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं 7वीं अवधारणा की, जिसका नाम है आय व व्यय के मिलान की अवधारणा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ये अवधारणा यह कहती है कि आपने जो इनकम कमाने के लिए जो आपने खर्चा किया है, यानी कि आपने जिस आय को कमाने के लिए जो आपने खर्चा कर दिया, तो वो खर्चा उसी इनकम से आप सेट करो, यानी कि उसको घटाओ। यानी कि मैं आपको अगर उदाहरण देके बताऊं, जैसे मान लो कोई किसान है, किसान के मान लो सरसों हुई 60,000 रुपये की, और उस उराई के, जुताई के, बुआई के, कटाई के, इन कृषि कार्यों के लिए उसने 20,000 रुपये का खर्चा कर दिया। तो ये अवधारणा ये कहती है कि 60,000 रुपये की इनकम हो गई, तो इसने 20,000 रुपये खर्चा करके 60,000 रुपये कमाया, तो ये 60,000 में से 20,000 रुपये इसी इनकम में से घटाने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपने दूसरी इनकम से आपने इनको घटा दिया, ऐसा नहीं है। ये कहता है ये अवधारणा कि जो खर्चा किया गया है चालू वर्ष के अंदर, वो चालू वर्ष की आय से ही उसको घटाना पड़ेगा आपको, यानी कि मिलान इस प्रकार करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर 4 अलग अलग टर्म्स आती है जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये जो 4 टर्म्स है, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है, और काफ़ी टीडीएस भी पड़ता है ये समझने में, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहले नंबर पे जो टर्म्स है, जो मद है, उसका नाम है बकाया व्यय, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बकाया व्यय का मतलब यह है कि वह खर्चा जो चालू अवधि का है लेकिन अभी तक चुकाया नहीं गया है। बकाया है मतलब आपने खर्चा तो कर दिया लेकिन वो बकाया है अभी, ठीक है। तो खर्चा कर दिया, बकाया हो, चाहे आपने उसको चुका दिया हो, वो अलग बात है, लेकिन वो इस साल का खर्चा है। तो इस साल का खर्चा है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, यानी कि लाभ हानि खाते के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और एक होता है पूर्वदत्त व्यय, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने जो खर्चा है उसको आपने एडवांस में ही उसका भुगतान कर दिया, यदि वो खर्चा चालू वर्ष का है, ठीक है। यदि वो खर्चा चालू वर्ष का है तो उसको लाभ हानि खाते में लिखते हैं, और आगामी वर्ष का है तो उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। पूर्वदत्त व्यय यानी कि आपने एडवांस में उस खर्चे का भुगतान कर दिया, वो खर्चा अभी आपके हुआ नहीं। जैसे मान लो
आपने बिजली का बिल दे दिया किसी को ना, तो सरकार को चुका दिया मान लो, और आपका बिल अभी आया नहीं लेकिन आपने पहले ही उसको चुका दिया, तो यदि वो बिल चालू वर्ष का है तो उसको लाभ हानि खाते में लिखते हैं, और यदि वो बिल आने वाले वर्ष का यानी कि आगामी वर्ष का है तो उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। इसको बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि पूर्वदत्त व्यय। अगर हम अर्जित आय यानी कि अकर्ड इनकम की बात करें तो ये कहती है कि चालू वर्ष में अर्जित यानी कि आपने इस वर्ष कमा ली वो आय, ठीक है, चालू वर्ष में आपने वो आय कमा ली लेकिन आपको अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन है तो इस चालू वर्ष की, प्राप्त हुई ना हुई वो अलग बात है। तो इस वर्ष की होने के कारण ही इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी कि लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा, ठीक है, अर्जित आय को यानी कि अकर्ड इनकम को। यदि हम अनअर्न्ड इनकम की बात करें यानी कि अनार्जित आय की बात करें तो इसमें क्या है कि चालू वर्ष में प्राप्त यानी कि चालू वर्ष में प्राप्त हो गई है, अनअर्न्ड यानी कि कमाया नहीं गया है लेकिन वो हमारे को चालू वर्ष में प्राप्त हो गई है, अर्थात अर्जित नहीं हुई है। अर्जित का मतलब होता है कमाना, यानी कि आपने वो आय कमाई नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको चालू वर्ष में प्राप्त हो गई है, वो चालू वर्ष की नहीं है, यानी कि वो चालू वर्ष की नहीं है, आपको सिर्फ चालू वर्ष में मिली है और आपने उस आय को कमाया नहीं है, तो ऐसी दशा में वो बैलेंस शीट में जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आगामी वर्ष की है, यानी कि आने वाले वर्ष की वो इनकम है, वो आपको एडवांस में मिल गई है, आपने उसको अभी कमाया नहीं है, ठीक है। तो जो आय आपने कमाई नहीं और आपको वो मिल गई, इसका मतलब ये है कि वो आने वाले वर्ष की है, तो उसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो ये 4 चीज़ें थी, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं 8वीं अवधारणा के बारे में। चलिए अब हम उपार्जन अवधारणा की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है अक्रूअल कंसेप्ट, इंग्लिश में बोलते हैं अक्रूअल कंसेप्ट यानी कि उपार्जन अवधारणा। देखिए ये अवधारणा हमारे को ये बताती है कि व्यवसाय के अंदर जो भी आय और व्यय होते हैं ना, उनको किस आधार पर दर्ज करें, यानी कि उनको कब उनकी एंट्री की जाए, जो भी आपकी आय हो चाहे आपका व्यय हो, तो उनको लेखा पुस्तकों के अंदर कब उनको दर्ज किया जाए। तो इसमें 2 आधार दे रखे हैं, एक तो रोकड़ा आधार और एक उपार्जन आधार। उपार्जन आधार की हमने चर्चा 7वीं उदाहरण में कर ली है, और रोकड़ा आधार का मतलब ये होता है कि आपने नकद में आपको कोई आय मिल गई या फिर आपने नकद में व्यय का भुगतान कर दिया, तो नकद में आय प्राप्त हो और नकद के अंदर ही आपने व्यय का भुगतान कर दिया, तो नकद के आधार पर आप आय और व्यय का रिकॉर्ड करते हैं लेखांकन पुस्तकों के अंदर। और 7वीं अवधारणा जिसका हमने जिक्र 7वीं उपार्जन अवधारणा जिसका हमने 7वीं अवधारणा में जिक्र कर लिया, तो इन दोनों में से बेटर 7वीं ये मानी जाएगी उपार्जन अवधारणा। तो इन दोनों में से बेटर उपार्जन अवधारणा मानी जाएगी, क्योंकि इसमें दे रखा है कि किसी वर्ष विशेष में आय या व्यय अनेक वर्षों के लिए हो सकता है तथा इनका लेखा रोकड़ आधार पर चालू वर्ष में करना उचित नहीं होगा। क्योंकि मान लो किसी वर्ष विशेष में आपको ज़्यादा इनकम प्राप्त हो जाए, ज़्यादा इनकम इसलिए क्योंकि मान लो आपको एडवांस में इनकम मिल जाए और वो आने वाले वर्षों की है लेकिन आपको इस वर्ष में मिल गई, तो आप इस वर्ष की इनकम थोड़ी मान लोगे। और आपने इस वर्ष में मान लो आपने अगले आने वाले वर्षों का खर्चा भी आपने एडवांस में दे दिया किसी को, है ना, उनका भुगतान कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो इसी वर्ष का वो सारा खर्चा है। तो इस आधार पर ये रोकड़ा आधार अच्छा नहीं माना जाता। आय और व्यय को दर्ज करने के लिए उपार्जन आधार ही ठीक माना जाता है, जिसकी चर्चा हमने 7वीं अवधारणा में कर ली है। तो अब हम बात करेंगे 9वीं अवधारणा के बारे में, जिसका नाम है लेखावधि अवधारणा। 9वीं अवधारणा है लेखावधि अवधारणा, जिसकी हम चर्चा करेंगे, जिसका इंग्लिश में नाम है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। यह अवधारणा हमारे को ये बताती है कि आयकर अधिनियम के अनुसार लेखा वित्तीय वर्ष के अनुसार करना चाहिए। जैसे कई प्रकार के वर्ष होते हैं, हिंदी वर्ष हो गया, कैलेंडर वर्ष हो गया, वित्तीय वर्ष हो गया, कई प्रकार के वर्ष होते हैं। तो वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो पीरियड चलता है उसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष। तो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अवधारणा के अनुसार लेखा वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, तो वह है लेखावधि अवधारणा, यानी कि व्यवसाय के अंदर लेखा वित्तीय वर्ष के आधार पर ही करेंगे। और यह अवधारणा आयगत और पूंजीगत व्ययों के विभाजन का आधार भी मानी जाती है, उनमें डिफरेंस बताती है यह अवधारणा। और एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन का आधार भी यह अवधारणा मानी जाती है। समायोजन आगे जाके हम करेंगे, समायोजन क्या होते हैं। तो ये 9वीं अवधारणा है और आयकर अधिनियम के अनुसार लेखा वित्तीय वर्ष में ही आपको करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अंतिम अवधारणा की। अंतिम अवधारणा है चिट्ठा समीकरण अवधारणा, यानी कि बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट। देखिए चिट्ठा समीकरण क्या होता है, मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा ऑलरेडी
चिट्ठा समीकरण का मतलब होता है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज 3 चीज़ें आती है। ठीक है, तो असेट्स जो होती है ना वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होती है। इसका कारण भी मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया, आप एक बार जाके ज़रूर देखें। तो जो इसी को बोलते हैं हम चिट्ठा समीकरण, यानी कि चिट्ठे को समीकरण के रूप में लिखना चिट्ठा समीकरण कहलाता है। और चिट्ठे के अंदर ये 3 चीज़ें शामिल होती है और इनको समीकरण के रूप में लिखना, यानी कि चिट्ठे को समीकरण के रूप में लिखना चिट्ठा समीकरण कहलाता है। तो यह अवधारणा जिसका नाम है चिट्ठा समीकरण अवधारणा, यह अवधारणा हमारे को यह कहती है कि प्रत्येक व्यवहार यानी कि प्रत्येक जो लेन देन होगा उसके 2 पक्ष रहेंगे, एक तो नाम पक्ष और एक जमा पक्ष। नाम पक्ष को बोलते हैं डेबिट रिकॉर्ड और जमा पक्ष को बोलते हैं क्रेडिट रिकॉर्ड। इसी अवधारणा के आधार पर हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, लॉसेज, हानियाँ, असेट्स यानी कि संपत्तियाँ, इनको हम करते हैं डेबिट रिकॉर्ड, डेबिट करते हैं। और जो भी आपकी इनकम है, गेंस है, लायबिलिटी जो है यानी कि आय, लाभ, गेंस यानी लाभ और लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, इनको हम करते हैं क्रेडिट। तो ये आपकी चिट्ठा समीकरण अवधारणा है। पूरी की पूरी 10 अवधारणा के बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसी वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।